हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि पांडे, मनोज और अविनाश जब योगिता की बहन की शादी की पार्टी में गए, तब वहां योगिता ने अपने जीजाजी के रिश्तेदार के ही लड़के से पांडे और उसके दोस्तों से मिलवाया, जिससे पांडे रो पड़ता है। लेकिन मनोज श्रद्धा के प्यार को मन में बसाए उसी के प्यार में खोया शादी की पार्टी में बहुत एंजॉय करता है। अब आगे सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से 0 पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग्य के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का यह कथन समझ में नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही सोड़ी सोड़ी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। अविनाश बीच में कूद पड़ा। पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वह अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग्य को सुनकर मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ में आ गया था कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता को अब बेईमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ में आ गई थी। इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए उन सबसे बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे में नवल और अविनाश से ही बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगी उससे अच्छे मेहनत करते होंगे। उससे ज़्यादा क्या योग्य है? वह कैसे पूरे देश में प्रतियोगियों को पछाड़कर आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसके लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था। इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे अब फिर से तैयार होना है। लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल पा रहा था। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर से सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर से छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर उसकी नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर से उसे जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी।
प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम के नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई में सहयोगी ही मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखाई देती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। यही भक्ति मुझे शक्ति देती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घालमेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज, हम त्यागी जी के घर चलें? उनसे बात करके पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोड से टिके किताबें पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब तो भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है भाई? त्यागी जी को समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वह कह रहे हैं कि वह उसकी भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। हा 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 हा। समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था, त्यागी जी ने ठहाका मारते हुए कहा। पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह की किसी स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब उनकी किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होंगी, त्यागी जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज़्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये अत्यंत विचलित हैं। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह उत्सुक और उत्साह से भर देता है, प्रसन्न कर देता है, पवित्रता से भर देता है, एकाग्रता से भर देता है। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त कर दिए। मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मनमाफिक मिले, लेकिन पांडे त्यागी जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करें, प्रेम की यही तो खूबसूरती है, यह अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं, पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। मनोज से प्रेम करने के कारण ही मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बना पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर मुझे तनाव क्यों होता है?
मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेईमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसी ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम से मिलने से कोई संबंध नहीं है। आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो सफल है। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाएं, त्यागी जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा के प्यार से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग आलापा, जिसे पांडे ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया, अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन नहीं लगाया, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वह? जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं हुई तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगा। कितना क्षणिक है ना सब, एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल में अविश्वास। जबकि प्यार है यह, जो एक समय में मजबूत दिखता है तो फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, पर परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर से लगने लगा कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। ना करूँ प्यार की बात, आवाज़ ही सुन लूँ, एक बार बात कर लूँ तो फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती होगी जितना मैं उसे याद करता हूँ? यह जानना भी तो जरूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने यह सब? इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता था श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। 2 दिन पहले मनोज और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मनोज के पिता अब सस्पेंड नहीं हुए थे, वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अविनाश और नवल पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरे किराए से ले लिए थे और मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता भी सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। उसने अविनाश के बगल में गांधी विहार में ही कमरा ले लिया था। श्रद्धा दिल्ली आ गई थी। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी होटल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थी जहाँ से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी सारी भटकन के बाद एक सुखद आरामगाह सी उम्मीदों के बनने फिर से बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह? मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली। देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है अब बस।
मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बहुत बड़ी बात थी। रोज़ श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। मनोज ने श्रद्धा से रोज़ शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज़ शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक के जाता। एक दिन पढ़ाई करने के बाद वापस जाते समय नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले सकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते ऐसी ही पढ़ाई करते रहेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रही तो सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बत्रा तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ ही समय बिताना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। वहाँ पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि छोटी सी रैक ही तो है, मैं ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उसके पहले ही मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था, मनोज ने कहा। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज का प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि उसने मनोज को अल्मोड़ा जाने के लिए भी प्रेरित किया था। पर योगिता के जाते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है, वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियाँ खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। श्रद्धा ने मेले में 3-4 किताबें खरीद ली। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठा उठा कर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन की जीवनियाँ उस स्टॉल पर थी। वह उन किताबों को उठा उठा कर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहोगे क्या? महापुरुषों की ये जीवनियाँ बहुत प्रेरणादायक है। श्रद्धा की बात सुनकर उसने कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से वह प्रसन्न हो गया। उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी? क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य देखकर उसने कहा। मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देकर उसने वह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे में घूमते घूमते वह थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफ़ी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मनोज। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात कहने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की। श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा के चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश एसे और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लेकिन मनोज का मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो? तुम्हारी आंखें कुछ कहती है, मैं किसकी सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसी गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। प्यार की बात करने
कि मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था शायद, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लिए तेज चाल से वापस आ गई। श्रद्धा अपने हाथ में लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज यह तुम्हारे लिए। मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोला तो देखा कि जिस पर लिखा था मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताब उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा, पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वह मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मनोज अब चलें, लेट हो रहा है। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है। श्रद्धा बस की खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे में डला रहे। यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली, किताब का पहला पेज खोला और उस पर लिखा वाक्य जोर जोर से पढ़ने लगा, मनोज की उड़ान के लिए। फिर वह मनोज से बोला, ओहो, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भूखमरी से नहीं। कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा मनोज जी। प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे हमें इस तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, प्यार में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशन लगती है। मनोज, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थी। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार के जंजाल में फंसकर तुम अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारा भला है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। श्रद्धा, मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुँचा रही है। मनोज ने श्रद्धा से अपने प्यार की पुरानी विचारधारा पांडे को फिर से समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा, जब तक योगिता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तुम्हें श्रद्धा में कोई समस्या नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज, अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं रह सकता। अपना निर्णय बताओ, मैं या श्रद्धा। मनोज को पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोज। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया। उसमें अपनी किताबें और कपड़े भरे। दीवार पर चिपका संविधान का मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ा और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इसके पहले ही पांडे कमरे से बाहर निकल गया।